Morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain the concept of English subject. The name of the topic is rules of speech. So we should know that how to write the speech in English. The first rule of writing a speech is introduction. Make a opening with a great statement like by using a famous quote. Then second rule of the speech writing is structure your speech. So we have to structure our speech in that way which make it easy for the other persons. अब उस चीज़ को करने के लिए बेटा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू स्प्लिट it the structure of speech into a 3 section: introduction, main body and conclusion. In each section you are trying to achieve a different aim. In introduction, what we do, our aim is to tell your audience who you are and what you are talking about. हमारा इंट्रोडक्शन में मेन काम क्या होता है? हमें जिसको भी हम अपनी स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, हमने ये सबसे पहले तो ये बताना होता है कि हम कौन हैं, अपना इंट्रोडक्शन देना होता है. फिर उसके बाद जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आप स्पीच प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में बताना होता है, ताकि जो भी लोग आपको सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने. आपको उनकी क्या करनी है? अटेंशन लेनी है कि वो ध्यान से सुने और आपको रिस्पॉन्स करें. द मेन बॉडी ऑफ योर स्पीच इज़ वेयर यू मेक योर आर्ग्यूमेंट्स. अब जो सेकंड पार्ट होता है स्पीच का उसको हम लोग मेन बॉडी कहते हैं, जिसमें मेनली हमने क्या करना होता है? आर्ग्यूमेंट्स की करना होता है स्पीच का. आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है यहाँ पर, आर्ग्यूमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि बहस करना. आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है कि जो भी टॉपिक आपको स्पीच में दिया गया है आपको उसके फेवर में भी लिखना है और अगेंस्ट में भी लिखना है. एडवांटेजेस भी लिखने हैं और डिसएडवांटेजेस भी लिखने हैं. तो इस तरह से जब हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखते हैं तो एटलीस्ट वो जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जब हम लिख रहे हैं तो उसके साथ हमें एग्जांपल्स भी बतानी हैं. Divide this main body into a 2-3 points and separate each point into a different paragraphs. अब वही जब मैंने बोला मेन बॉडी लिखनी है तो मेन बॉडी को भी हम क्या करेंगे? फर्दर डिवाइड कर देंगे डिफरेंट इन पॉइंट्स में. जैसे मैंने मेन बॉडी में हेडिंग सबसे पहले क्या ले लिया? इंट्रोडक्शन में तो मैंने सिंपली जो भी मेरा एक टॉपिक दिया है उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, स्लोगन्स या कोट्स को यूज़ कर कि मेरे टॉपिक से रिलेटेड ये वाला कोट यूज़ करता है तो उसको मैंने लिख दिया. उसके बाद जब मैंने अपना टॉपिक मेन स्टार्ट किया तो उसको स्टार्ट करने में मैं एग्जांपल्स भी दूंगी और इवन उस मेन बॉडी को 2-3 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर दूंगी, जिसमें से जो मेरा एक फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसमें मैंने एग्जैक्टली उसके जो एडवांटेजेस हैं, फेवर में उसके क्या पॉइंट है, उसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, क्वालिटीज़ क्या हैं, गुड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, मैं उसको कवर कर दूंगी विद एग्जांपल. सेकंड पैराग्राफ में ही मेन बॉडी में उसके जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं मैं उसको भी बताऊंगी. बट जब हम बैड इफ़ेक्ट्स भी लिखते हैं तो बैड इफ़ेक्ट्स जो है वो एग्जैक्टली हमारी इमेजिनेशन नहीं होनी चाहिए. उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ ना कुछ फैक्ट्स होने चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर होने चाहिए. वो जो है रफली नहीं होना चाहिए, प्रॉपर उससे रिलेटेड हमारे पास डेटा होना चाहिए. तो देन हमें उससे रिलेटेड उसके डिसएडवांटेजेस लिखने हैं कि ये उसके बैड इफ़ेक्ट्स थे जो भी टॉपिक हमें स्पीच का दिया गया था, और उस बैड इफ़ेक्ट्स को भी हमें एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है. देन एट द एंड, अब ये मेन बॉडी के बाद हमने जब लास्ट में अपने स्पीच को क्लोज करना होता है तो हमें क्या करना है? उसके लिए कंक्लूजन करना है. वी हैव टू कंक्लूड द स्पीच, और अ गुड कंक्लूजन टेक्स एवरीथिंग यू सेड एंड सम्स इट अप.
अब कंक्लूजन भी लिखने के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि जो हमारा कंक्लूजन है वो न्यूट्रल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो भी आपको स्पीच का टॉपिक दे दिया है तो आप उसको सिर्फ एक ही तरफ से कंक्लूड करो। आपने जो भी कंटेंट ओवरऑल स्पीच में यूज़ किया होगा, कंक्लूजन आपका उन सारे कंटेंट से रिलेटेड ही होना चाहिए और वो न्यूट्रल होना चाहिए। लाइक पॉजिटिव नेगेटिव, अगर आप दोनों ही इफ़ेक्ट्स ले रहे हो तो वो एग्जैक्टली कंक्लूजन में नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं लिखने। नेगेटिव को आपको रिलेट करना है किसके साथ? पॉजिटिव के साथ। अब बेटा आपको यही जो मैंने पॉइंट समझाए हैं उसको मैं एक एग्जाम्पल देकर टॉपिक के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे स्पीच को लिखते हैं। सी, आई हैव रिटन द टॉपिक रोल ऑफ एजुकेशन। सिंपल टॉपिक लिया मैंने कि हमारे ये जीवन में जो शिक्षा है उसका क्या महत्व है, क्या रोल है। एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो जो एजुकेशन है आज के टाइम की अगर हम बात करें तो एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए। तो मैंने आपको सबसे पहले बोला कि जब हमने स्पीच लिखनी है, सो हाउ आई कैन राइट द स्पीच को लिखने से पहले सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या था? इंट्रोडक्शन का। अब इंट्रोडक्शन में मैंने सिंपल एक कोट ले लिया या एक स्लोगन ले लिया उसको स्टार्ट करने से पहले। सपोज करो मैं एजुकेशन से रिलेटेड क्या कोट लिख रही हूँ? आई एम राइटिंग एजुकेशन इज एन ability to do things without losing zeal and temper। ठीक है, ये मैंने एक कोट लिख दिया एजुकेशन से रिलेटेड कि एजुकेशन क्या करता है। जो है लोगों को एक तो ज्ञान प्रदान करता है, बट वो जो ज्ञान प्रदान करता है लोगों को, उससे उस ज्ञान के साथ साथ लोगों के बिहेवियर में भी चेंज आता है। लाइक वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वो अपना टेम्पर मतलब गुस्सा बहुत जल्दी नहीं होते, वो सिचुएशंस को बहुत अच्छे से टैकल आउट करते हैं। तो इस तरह से मैंने एजुकेशन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन में सबसे पहले एक स्लोगन लिख दिया। अब स्लोगन के बाद मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूँगी कि एजुकेशन होती क्या है। सो यू स्टार्ट विथ, जैसे आप ये वाली लाइन लिख सकते हो, एजुकेशन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ठीक है, कि एजुकेशन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। अब वो इम्पॉर्टेंट कैसे है? अब एजुकेशन से रिलेटेड ही आपको स्टार्टिंग में पहले थोड़ा सा और भी आप कुछ लाइंस ऐड कर सकते हो एजुकेशन से रिलेटेड कि एजुकेशन हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वी कांट डू एनीथिंग इन विदाउट एजुकेशन। इफ़ आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर और एन इंजीनियर, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए है? एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल। ठीक है, अगर मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या कुछ भी बनना है तो उसके लिए भी मुझे क्या होगा? एक एकेडमिक एक एजुकेशन इनका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से हम इंट्रोडक्शन के पार्ट को कवर करते हैं। आफ्टर डैट, अब जैसे मैंने एजुकेशन का कंसेप्ट लिखा, अब मैंने बोला जो सेकंड हमारा इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट क्या पार्ट आता है? मेन बॉडी का। अब मेन बॉडी का अगर मुझे एजुकेशन के साथ रिलेट करना है तो मेन बॉडी को भी हम लोग मेनली क्या करते हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लाइक एजुकेशन से रिलेटेड जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं हम उसको लिखेंगे। अब वो जो हम इफ़ेक्ट्स लिखेंगे एजुकेशन से रिलेटेड, वो मेनली बेटा गुड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और इवन बैड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो आप गुड इफ़ेक्ट लिख रहे हो या बैड इफ़ेक्ट लिख रहे हो, जैसे सपोज मैं एक गुड इफ़ेक्ट की एग्जांपल देती हूँ एजुकेशन से कि एजुकेशन इन मेक सेल्फ
डिपेंडेंट। अगर एक पर्सन पढ़ा लिखा होता है तो वो आत्मनिर्भर बनता है, वो कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज दैट पर्सन हैज़ अ पोटेंशियल, दैट पर्सन हैज़ अ एबिलिटी दैट हाउ टू टेकल आउट द सिचुएशन, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक क्षमता होती है कि वो कैसे चीज़ों को टेकल आउट कर सकता है। तो इस तरह से वो उसका क्या आ गया, गुड इफेक्ट आ गया। अब मैंने ये पॉइंट तो लिखा, अब इस पॉइंट को मैं क्या करूँगी, रिलेट करूँगी किसके साथ, एग्जाम्पल के साथ, कि लाइक जो है आप किसी भी अपने इवन अपने घर में ही किसी फैमिली मेम्बर के एग्जाम्पल दे सकते हो। टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर फादर मदर, कि वो इस तरह से काम करते हैं तो वो इसलिए कर पाते हैं बिकॉज दे ऑल आर एजुकेटेड, तो वो उसके गुड इफ़ेक्ट्स आ गए। देन बैड इफ़ेक्ट्स में अगर हम लोग बात करें तो एजुकेशन का जो इम्पैक्ट है वो बैड भी पड़ता है। अब बैड को हम लोग एजुकेशन के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं कि एजुकेशन के बैड इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे, like we relate the concept of education with the टेक्नोलॉजी। हम अगर एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के साथ रिलेट कर देते हैं ना, तो जैसे अब की प्रेजेंट सिनारियो की अगर मैं बात करूँ तो कोविड-19 चल रहा है, तो स्टूडेंट्स आर गेटिंग देयर वर्क ओवर द मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर्स। बच्चों को काम जो है किस में सेंड किया जा रहा है, लैपटॉप्स में, मोबाइल्स में, ठीक है, और कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि नो डाउट स्टूडेंट्स आर यूजिंग इन मोबाइल्स, लैपटॉप्स और कंप्यूटर फॉर कंप्लीटिंग देयर वर्क, बट वो एक एग्जैक्ट उस पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर रहे कि हमें सिर्फ स्कूल का वर्क करना है या मुझे अप टू एक लेवल तक ही उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, नहीं, उससे एक्स्ट्रा भी वो कुछ चीज़ें जो हैं यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो रहा है, बैड इफ़ेक्ट पड़ रहा है बच्चों पर। सो यू शुड नो द लिमिट, आप सबको अपनी लिमिट पता होना चाहिए। तो लाइक आप उस चीज़ को बैड पॉइंट के साथ कंसीडर कर एजुकेशन में जो है के साथ रिलेट कर सकते हो कि जो बच्चे हैं वो मोबाइल्स को जो है यूज़ कर रहे हैं, दे आर नॉट यूजिंग द मोबाइल इन अ राइट वे, ठीक है, वो सही तरीके से उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से उसका भी इफ़ेक्ट गलत पड़ रहा है। तो इस तरह से उस पॉइंट को भी आप कवर कर सकते हैं विथ एग्जाम्पल। एंड एट लास्ट what we have to do in our last step, हम लोग को जब स्पीच लिखना होता है तो स्पीच को हमने लास्ट करना होता है, वाइंड अप करना होता है विथ कंक्लूजन, एंड द कंक्लूजन शुड बी न्यूट्रल, ठीक है। अब कंक्लूजन मैंने आपको बोला क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। जैसे सपोज अभी हमने मेन बॉडी में गुड और बैड पॉइंट्स दोनों ही एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किए थे, तो कंक्लूजन में क्या होगा, वी हैव टू कवर द बैड पॉइंट ऑल्सो, बट before covering the bad point in the conclusion, we convert the bad point in a गुड पॉइंट, सो द कंक्लूजन शुड बी अ न्यूट्रल। लाइक जैसे अगर मोबाइल की मैंने एग्जांपल दी कि एजुकेशन कोविड-19 के सिचुएशन की वजह से मोड ऑफ एजुकेशन कौन सा हो गया, ऑनलाइन हो गया है, तो इसमें हम कंक्लूजन इस तरह से लिखेंगे कि इट डिपेंड on the person that how they are using the technology, कि वो for the education purpose, if they are using it in a appropriate manner or a right manner, then that technology was useful फॉर देम, ठीक है। अगर वो बहुत सही ढंग से उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, एजुकेशन के पर्पस के लिए ही यूज़ कर रहा है, तो वो उसके लिए यूज़फुल होगी, ठीक है, वो उसके लिए इफ़ेक्टिव होगी। तो इस तरह से मैंने बैड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया पॉजिटिव में, कि ये पर्सन पे डिपेंड करता है कि जो पर्सन है वो कैसे उस चीज़ को परसीव कर रहा है और कैसे उसको यूज़ करता है अपनी डेली लाइफ में। आई होप सो ये जो स्पीच का कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ स्पीच इज़ क्लियर टू ऑल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ बायोग्राफी। सो व्हाट इज़ बायोग्राफी? बायोग्राफी क्या होता है?
बायोग्राफी का अगर हम लोग सिंपल मीनिंग बताएं तो बायोग्राफी आर हाउ वी लर्न द इंफॉर्मेशन अबाउट द अनदर ह्यूमन बीइंग लाइफ। किसी और पर्सन ने सपोज द इमिनेंट पर्सनालिटी लाइक जैसे महात्मा गांधी हो गए, हमारे जवाहरलाल नेहरू हो गए, इंदिरा गांधी हो गए, तो दीज ऑल आर द इमिनेंट पर्सनालिटी। तो अगर हमें उनके जीवन के बारे में पढ़ना है तो जो हम उनके बारे में लिखते हैं या पढ़ते हैं बेटा उसको हम लोग बायोग्राफी कहते हैं। तो before writing the biography, we should cover all the points. We should know about the family members of that eminent personality. हमें उनके वो जिसके भी बारे में हम लोग बायोग्राफी लिख रहे हैं उनके फैमिली मेम्बर्स के बारे में पता होना चाहिए। हिस्टोरिकल फिगर्स हमें पता होनी चाहिए कि लाइक उन्होंने स्टडी कब की है, कैसे की, कहाँ से की। देन उनके क्या अचीवमेंट्स रहे, बचपन में उन्होंने क्या चीज़ें की और इवन आज उन्होंने क्या किया है, फ्यूचर के लिए वो क्या करेंगे, लाइक उनसे रिलेटेड हमें सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बायोग्राफी। अब बायोग्राफी का मेन पर्पस क्या होता है, बायोग्राफी हम लिखते क्यों हैं बेटा। द मेन पर्पस ऑफ द बायोग्राफी इज़ टू शेयर द लाइफ ऑफ द अनदर पर्सन विद एन ऑडियंस। अब किसी भी एक पर्सन ने एक कंट्री के लिए या कुछ भी आप कह सकते हो कि लाइक जैसे सपोज एक स्कूल की ही अगर हम लोग बात करते हैं तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो कई बार कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, और वो कुछ काम करते हैं बिल्कुल अलग करते हैं। तो उनसे रिलेटेड क्या होता है, जो स्कूल के प्रॉस्पेक्टस भी होते हैं या हम कह सकते हैं जो स्कूल की कुछ बुक्स होते हैं या प्रॉस्पेक्टस होता है तो उनके बारे में भी लिखा जाता है। तो मेन पर्पस क्या होता है बायोग्राफी लिखने का। बायोग्राफी का मेन पर्पस होता है कि अगर उस पर्सन ने कुछ स्पेशल किया है तो उस स्पेशल को हाईलाइटेड करने के लिए, लोगों को बताने के लिए हम लोग उनकी बायोग्राफी के बारे में लिखते हैं। नाउ हाउ टू राइट द बायोग्राफी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट द परमिशन। जो भी हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं जिनके भी अंडर हम काम कर रहे हैं, अगर सपोज मुझे किसी भी पर्सन के बारे में लिखना है तो फर्स्टली आई टेक द परमिशन फ्रॉम द सुपरवाइज़र। जो सुपरवाइज़र होगा उससे परमिशन लूँगी। एंड बिफोर टेकिंग द परमिशन वी शुड चूज़ द सब्जेक्ट। परमिशन लेने से पहले मुझे सब्जेक्ट को चूज़ करना है कि मैं एक्चुअली में किसके बारे में लिख रही हूँ, ठीक है, किस पर्सन के बारे में लिख रही हूँ। देन वी गो फॉर द रिसर्च, वी डू द रिसर्च। हम लोग रिसर्च करते हैं। अब जो रिसर्च होती है ये भी मेनली 2 टाइप्स की होती है, एक होता है प्राइमरी सोर्स और एक होता है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में अगर हम लोग बात करें तो प्राइमरी सोर्स में क्या होता है कि लाइक मेरे अपने क्या एफर्ट्स आ रहे हैं। आई मेक द क्वेश्चनरी, मैंने क्वेश्चनरी बनाया उससे रिलेटेड जिसके भी बायोग्राफी का था, ठीक है, कुछ मैंने उसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे और फिर उस क्वेश्चंस को मैंने खुद ही रिजॉल्व करने की कोशिश की। देन सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, ऑलरेडी जो मैगजीन्स में या आप कहते हो इंटरनेट में, गूगल में उस पर्टिकुलर इमिनेंट पर्सनालिटी से रिलेटेड जो डेटा प्रेजेंट होता है हम उसको यूज़ करते हैं बायोग्राफी में लिखने के लिए। देन मेक अ टाइमलाइन। अब मेनली क्या होगा कि जो है जिस भी पर्सन के बारे में हम लोग लिख रहे हैं वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। लाइक कि बचपन में उन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद जब वो अडल्ट हुए तब उन्होंने क्या किया, ठीक है। तो वो एक ऑर्डर में होना चाहिए उस चीज़ को, आपने जब उस पर्सन की लाइफ के बारे में लिखना है। इंक्लूड योर थॉट्स। जब आपने ये उसको लिख दिया, लिखने के बाद अब आपको उनकी जो बायोग्राफी थी, उनके जो थॉट्स थे, उनसे आप कितने प्रभावित हुए, कितने इन्फ्लुएंस हुए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू आपने अपने भी कुछ थॉट्स इंक्लूड करने हैं। और लास्ट में बायोग्राफी में भी क्या होता है, हमें कंक्लूजन देना होता है। सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ फेमस एक्टर्स और एथलीट्स। जैसे अभी की ही अगर हम लोग बात करें तो लास्ट वीक में आपका दशहरा फेस्टिवल की एक्टिविटी हुई थी। तो जो दशहरा फेस्टिवल एक्टिविटी हुई तो उसमें क्या कहते हैं, कुछ क्लासेस के स्टूडेंट्स को एक टास्क प्रोवाइड किया गया था कि
डिफरेंट रोल्स जो रामायणा में प्ले करते हैं, जैसे लॉर्ड रामा हो गए हमारे, ठीक है, रावणा हो गए हमारे, कुंभकर्ण हो गए, तो उनसे रिलेटेड आपको क्या करना था, पैराग्राफ बोलना था। अब बच्चे आप लोग उस चीज़ के बारे में तभी बोल पाए जब उनकी बायोग्राफी क्या थी, नेट में थी। तो वो सब क्या हुए, इमिनेंट पर्सनालिटी, आपने वहाँ से कुछ डेटा लिया, वो जो आपने नेट से डेटा लिया उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सोर्स। तो आपने वहाँ से कुछ डेटा लिया और डाटा को लर्न किया और फिर आपने उसको एक्सप्रेस कर दिया, और एट लास्ट कंक्लूजन में आपने पर्टिकुलरली उसी करेक्टर को क्यों लिया था, उस करेक्टर को इसलिए लिया क्योंकि आप उनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो आपने लास्ट में उसको कंक्लूड करना है किस तरह से, अपनी लाइफ के साथ, कि लाइक मैं भी जो है अपनी लाइफ में जो है उनके असूलों पे चलना चाहता हूँ जिससे मुझे भी लाइफ में सक्सेस मिले। सो इस तरह से बेटा बायोग्राफी का हमारा पर्पस होता है। आई होप सो कंसेप्ट ऑफ बायोग्राफी इज क्लियर टू ऑल। प्लीज go through the concept of biography and the speech from your book. If you have any doubt, send it on a WhatsApp group, and you will get the assignment in evening at 5 p.m. Thank you. Have a nice day.